जी, अब हम जो देखेंगे है जॉइंट प्रोडक्ट कॉस्टिंग। अब देखिए हमारी जो हमने पिछला प्रोसेस पर देखा था ऊपर, उसमें कॉमन कास्ट कितनी आई थी? 1,10,000। और प्रोडक्ट्स कौन सी जनरेट हुई थी? ए, प्रोडक्ट बी। और हमने इन दोनों को आइडेंटिफाई किया है कि ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं मेजर हैं, यानी कि ये एक अच्छी खासी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ए जो है इसके 5,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए, प्रोडक्ट बी के 21,000 यूनिट प्रोड्यूस हुए। इसकी प्राइस है 270 पे और इसकी प्राइस है 40 रुपये। ठीक है, ये है यूनिट्स पर यूनिट सेल प्राइस। तो टोटल सेल प्राइस क्या होगी? देखिए अब ये सिचुएशन आ गई हमारे सामने कि हमने एक प्रोसेस किया, उसकी कॉमन कास्ट ऊपर सेम थी 1,10,000, जैसे मैंने आपको ऊपर पहले एक्सप्लेन किया। दो प्रोडक्ट्स आई, दोनों प्रोडक्ट्स मेजर हैं, एक के 5,000 यूनिट बने, एक के 21,000 यूनिट बने। एक की सेल प्राइस 270 रुपये है, एक की सेल प्राइस 40 रुपये है। इसकी टोटल सेल प्राइस भी इस तरह हमने निकाल ली, यूनिट मल्टीप्लाई पर यूनिट सेल प्राइस। यहाँ अब ज्यादातर जो मेथोडोलॉजी है वो जनरल नॉलेज के ऊपर बेस है, आपकी कॉमन टेक्निक्स के ऊपर। तो हम पहला मेथड इसमें ये देख सकते हैं, हम आउटपुट जितने नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट आई है, आउटपुट की बेसिस के ऊपर हम ये कास्ट एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, अब हमारी फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट ए है, इसको कितना शेयर मिलना चाहिए? इसके टोटल यूनिट बने हैं 5,000 डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट 21,000, इसका शेयर ये होगा। और प्रोडक्ट बी को हम क्या करते हैं, आउटपुट की बेसिस पे हम ये ना अब कास्ट एलोकेट कर रहे हैं। तो दूसरे के, सॉरी ये 26,000 होगा टोटल आउटपुट, और इसको हम बेसिस शेयर दे देंगे 21,000 डिवाइड बाय 26,000। ये जो रेशो बनती है, इस रेशो की बेसिस पे मैं इसकी अब रेशो भी बना लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 5,000 डिवाइड बाय 26,000, मल्टीप्लाई बाय 1,10,000। तो ये कास्ट इसको एलोकेट हो गई। 21,153 रुपए इस बेसिस के ऊपर हमने एलोकेट कर दिए प्रोडक्ट ए की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को, और 88,846 रुपए हमने एलोकेट कर दिए जो है प्रोडक्ट बी की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को। तो हमने टोटल बेसिकली जो ज्वाइंट कास्ट थी 1,10,000 को, इसको प्रोप्रिशिएट कर दिया नंबर ऑफ यूनिट आउटपुट बेसिस पे। इसके 5,000 यूनिट है, टोटल यूनिट कितने बने, दोनों को टोटल कर दें यहां अगर, तो टोटल 26,000। तो ये 5,000 बटा 26,000 की बेसिस पे, और ये 21,000 बटा
26,000 की बेसिस पे प्रोडक्ट बी को हमने एलोकेट कर दिया। तो प्रोडक्ट ए की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 21,154 रुपए जाएंगे और प्रोडक्ट बी की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को 88,846 रुपए जाएंगे। यहाँ एक थोड़ा सा सवाल मैं आपको बता दूं, जब हम यहाँ इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो इनकम स्टेटमेंट में जब सेल्स लिखी जाती है तो वो सेल्स कंबाइंड नहीं लिखी जाती है, ऐसा नहीं लिखा जाता। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर है, यूनिलीवर तकरीबन तकरीबन 1,000 के करीब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स बना रहा है पाकिस्तान में। तो वो हर प्रोडक्ट को सेल कर रहा है, वो 1,000 प्रोडक्ट्स के करीब उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो हर एक को सेल कर रहा है। वो हर एक की सेल अलग अलग नहीं लिखता, बल्कि एक ही सेल फिगर लिखता है। और लेकिन ये सेल एक्चुअली होती क्या है, हर प्रोडक्ट की अलग अलग सेल होती है। फिर वो उनको क्लब करते हैं और कंपनी की टोटल सेल बना के इनकम स्टेटमेंट में सेल्स में लिख देते हैं। इसी तरह कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ये कास्ट ऑफ गुड सोल्ड एक ही फिगर दिखाई जा रही होती है, जबकि ये हर प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग अलग से बनती है और फिर वो तमाम प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को कंबाइन करके इनकम स्टेटमेंट में एक ही लाइन में एक ही दफा शो कर दी जाती है। एक्चुअली ये होती क्या है, अगर उसके पास प्रोडक्ट्स ए है, बी है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है, तो हर प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग कैलकुलेट होगी। इसकी सीजीएस अलहदा होगी, इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलहदा होगी, इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलहदा होगी, इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलहदा होगी, इसकी अलहदा होगी, ताकि हमें प्रोडक्ट वाइज आइडिया हो। और ये काम कर रहे होते हैं कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाले, हर प्रोडक्ट की कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। फिर इन सब को हम कंबाइनली करके, इन सब को हम कंबाइन करके, तो यहाँ इनकम स्टेटमेंट में कंबाइन नहीं लिख रहे होते हैं। तो यहाँ बात लोग ये कहते हैं सर ये दोनों की कास्ट है, कास्ट ऑफ गुड सोल्ड इनकम स्टेटमेंट में बनी है, आप दोनों को कंबाइनली क्यों नहीं डाल देते? ये क्वेश्चन नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले स्मॉलर कास्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग लेवल पे प्रोडक्ट ए की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग बनती है, बी की अलग बनती है, जितनी भी सो ऑन प्रोडक्ट्स हैं कंपनीज की, हर एक की सेल्स अलग रिकॉर्ड की जाती है, हर एक की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड अलग रिकॉर्ड की जाती है। इनकम स्टेटमेंट में कंबाइनली शो की जाती है, क्योंकि वहां जर्नल जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूजर है, कोई इन्वेस्टर है, कोई बैंकर है, कोई कंपनी है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी है, वो उसको जस्ट ओवरऑल इंफॉर्मेशन दी जाती है। बैक एंड में वो सेल्स तमाम प्रोडक्ट की सेल को कंबाइन करके लिखी जाती है और इसी तरह कास्ट ऑफ गुड सोल्ड हर प्रोडक्ट की अलग कैलकुलेट की जाती है, फिर उन्हें कंबाइन करके तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, ये लॉजिक समझ आ गई? इसलिए हर प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट करना जरूरी होता है। ये कॉमन कास्ट है। इस कॉमन कास्ट को जब हमारे पास दोनों प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट्स हो, मुख्तलिफ बेसिस पे एलोकेट किया जा सकता है। आई एम सॉरी। सबसे पहली बेसिस मैंने बताया यूनिट ऑफ आउटपुट बेसिस पे, इसमें जितनी टोटल आउटपुट आई उसकी रेशियो से, इसकी 5,000 यूनिट है तो टोटल आउटपुट 26,000 है। 5,000 डिवाइड बाई 26 की रेशियो से हमने 1,10,000 को एलोकेट किया, तो इसकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में 21,154 रुपए के। दूसरी प्रोडक्ट की कास्ट ऑफ गुड सोल्ड में 88,846 के, क्योंकि उसके यूनिट ज्यादा थे। इस मेथड के एडवांटेजेस भी हैं, इस मेथड के डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज ये है कि ये सिंपल टू कैलकुलेट है, कोई ज्यादा लेबोरियस काम नहीं है। अगर आपकी आउटपुट एक जैसी है, खास तौर पे जैसे आपकी वीट इंडस्ट्री है, वीट में जब आपके पास वाइट जो है फ्लोर और रेगुलर फ्लोर और मैदा सूजी वगैरह चीजें आती हैं, उनकी क्वांटिटी केजीज में होती हैं और वो तकरीबन एक जैसी वैल्यू शेयर कर रही हैं। तो ऐसी जगह पे ये टेक्निक जो है रीजनेबली जस्टिफाइबल है। उसमें यूनिट्स भी करीब करीब जनरेट होते हैं, 5,000, 7,000, 8,000। अब इस टेक्निक में जो प्रॉब्लम है ये कि इसमें देखें आप, ह्यूज डिफरेंस है दोनों की आउटपुट में। इसकी बेस पे जिसकी आउटपुट ज्यादा है यूनिट, तो उसको ज्यादा कैश एलोकेट हो जाएगी, हालांकि इसकी सेल प्राइस कम है। ये देखें इसकी आउटपुट ज्यादा है, पर यूनिट सेल प्राइस कम है और टोटल सेल प्राइस भी कम है, लेकिन इसको कास्ट ज्यादा एलोकेट हो रही है, इसलिए ये कम प्रॉफिटेबल लगेगी। इसके यूनिट्स कम है, दूसरी प्रोडक्ट है ए के, लेकिन सेल प्राइस ज्यादा है, तो ये जस्टिफाइबल नहीं लग रहा। ऐसी सूरत में जहां आउटपुट के दरमियान ह्यूज डिफरेंस हो, वहां ये प्रॉब्लम करता है। दूसरा, मैं आपको शुगर इंडस्ट्री की बात करता हूं, तो शुगर में जो हमारे पास शुगर है वो केजीज में होती है, जबकि जो अल्कोहल या अदर वो जो केमिकल्स और लिक्विड्स निकलते हैं वो लीटर्स में होते हैं। तो ऐसी जगह पे यूनिट मिसमैच हो जाते हैं। जब यूनिट मिसमैच हो जाए तो फिर ये यूनिट ऑफ आउटपुट मेथड लगाना मुश्किल हो जाता है, उसकी लॉजिकल सेंस खत्म हो जाती है।
तो वहां फिर नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ आउटपुट बेसिस किसी जगह पे एप्लीकेबल होता है, किसी जगह पे नहीं होता। जब यूनिट डिफरेंट हो, कुछ केजीज में है, कुछ लीटर्स में है, कुछ और क्वांटिटीज में, टन्स में है, तो वो फिर हमें आई एम सॉरी, ये जो है ये मेथड लगाना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, जब क्वांटिटी में ह्यूज डिफरेंसेस हो तब भी ये टेक्निक ज्यादा बेहतर वर्क नहीं करती। अच्छा चले, हम कोई और टेक्निक देख लेते हैं। हम ले लेते हैं यूनिट सेलिंग प्राइस बेसिस। हम यूनिट सेलिंग प्राइस बेसिस ले लेते हैं। हमारे पास दोनों की पर यूनिट सेल प्राइस है ना, इसकी सेल प्राइस यहां इनकी भी टोटल कर लेते हैं। ये 270 में सेल होता है और टोटल 270 आउट ऑफ 310, इस रेशियो पे डिवाइड कर लेते हैं, 40 डिवाइड बाय 310। तो इस बेसिस पे जो हमारे पास कास्ट आएगी, ये देखिए, अब ये यूनिट सेलिंग प्राइस मेथड जो है वो हमें ये बात बता रहा है कि प्रोडक्ट ए को 95,806 रुपए की सेलिंग प्राइस जानी चाहिए, क्योंकि इसके पर यूनिट सेल प्राइस ज्यादा है, और इसकी सेल प्राइस पर यूनिट कम है, तो इसको 14,194 की कास्ट एलोकेट होनी चाहिए। तो ये मेथड भी लॉजिकली वर्क करता है उस जगह पे जहां अप्रोक्सीमेटली इनकी प्राइसेस करीब करीब हो, ज्यादा फ्लक्चुएशन ना हो। यहाँ बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है, तो इसमें पर यूनिट बेस प्राइसेस ये यहाँ जो थी बहुत ज्यादा थी, तो इसको ज्यादा कास्ट एलोकेट हो गई। इसकी पर यूनिट प्राइस बहुत कम थी, इसको थोड़ी कास्ट एलोकेट हुई। तो ये चीजें भी हमें बाज दफा देखनी पड़ती हैं। ये भी इजी टू कैलकुलेट है, इजीली रैशनली अप्लाईएबल है। तो ये भी एक टेक्निक है कि हम यूनिट सेलिंग प्राइस बेसिस पे इनकी कास्ट को एलोकेट कर दें। ठीक है, अच्छा इसके बाद फिर थर्ड मेथड है टोटल सेल्स वैल्यू के ऊपर हम इनको एलोकेट कर दें। इंडिविजुअल बेसिस पे ना देखें यूनिट्स को भी, और उसके अलावा इनकी सेलिंग प्राइस को भी, बल्कि हम क्या करें, हम इनको एलोकेट कर दें किसकी बेस पे, इस टोटल सेलिंग प्राइस की बेस पे। ये बहुत ज्यादा लॉजिकल है, ये बहुत ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि ये इन दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके बना ना, तो ये ज्यादा रिलायबल टेक्निक है और मार्केट में नॉर्मली इस मेथड को ज्यादा फॉलो किया जाता है। ठीक है, टोटल सेलिंग जो उनकी टोटल सेल वैल्यू है मार्केट में ना, तो उस सेल्स वैल्यू के ऊपर भी हम इनको एलोकेट कर सकते हैं। उसमें भी हम इसी तरह रेशो बना लेंगे इंडिविजुअल वैल्यू की टोटल सेल वैल्यू के हिसाब से। ठीक है, तो हम इस बेसिस के ऊपर इनकी कास्ट को एलोकेट कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज जो है इस बेस पे पहली दो बेसिस की रेलेवेंट ज्यादा रिलायबल वैल्यू आती है, क्योंकि ये दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बन रही है, तो ये भी ज्वाइंट कास्ट को एलोकेट करने का एक रिलायबल मेथड है। अच्छा, अब आप फॉर एग्जांपल बात करते हैं एक ऐसी इंडस्ट्री की जहां हैंडमेड काम हो रहा है। आपने लकड़ी मंगवाई थी जंगल से, वो ट्रॉलर्स पे लोड होके फैक्ट्री में आपके पहुंच गई। उस लकड़ी को प्रोसेस करके रिफाइन करने तक जो काम हुआ वो कॉमन कास्ट थी। उसके बाद कुछ फर्नीचर बन गया, उसके बाद कुछ से सादा चेयर्स बन गई, कुछ से टेबल्स बन गए, यानी कि डिफरेंट चीजें बन गई। और उसमें से जो वुड आ रही थी उसकी भी एक खास क्वालिटी थी। ठीक है, तो ऐसी जगह भी हो सकती हैं जहां हमारी नॉर्मल ये यूनिट ऑफ आउटपुट बेसिस, यूनिट सेलिंग प्राइस बेसिस, टोटल सेल वैल्यू बेसिस काम ना कर सकें, तो वहां हम एक्सपर्ट ओपिनियन, टेक्निकल वैल्यूएशन और कोई भी इस किस्म की रैशनल टेक्निक लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, तो ये बेहतर जानता है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में है, तो आपके कोई यूनिट्स में ऐसा भी मटेरियल आता होगा जो कॉमनली यूज होता होगा, वो किस किस डिपार्टमेंट को कितना कितना गया। फॉर एग्जांपल, एनालिस्ट कहता है जी
आप 55.50% प्रोडक्ट ए को दे दें और जो आपका बेसिकली पीछे 44.5% है वो प्रोडक्ट बी को दे दें। तो ये किसकी है? एक्सपर्ट ओपिनियन है। उस फील्ड का एक्सपर्ट आपको बताता है कि किसको कितनी कास्ट एलोकेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक टेक्निक है। ये इसमें कोई मतलब ऐसी साइंटिफिक टेक्निक नहीं है। ये आपको क्वेश्चन में क्या होगा, मुख्तलिफ किस्म की कास्ट बता दी जाएंगी और ये बता दिया जाएगा कि ये आपकी कॉमन कास्ट है या ज्वाइंट कास्ट है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, हमने फिर क्या करना है उसमें वो बताएगा, एनालिस्ट ने हमें ये बताया कि ये जो प्रोडक्ट ए जनरेट हो रही है इसकी कास्ट जो है ज्यादा होनी चाहिए, इसको इतना % शेयर देना चाहिए और प्रोडक्ट बी को इतना % शेयर देना चाहिए। हमने जस्ट एक्सपर्ट ओपिनियन को फॉलो करना है और जो है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक टेक्निक है। वो कहता है कि हमने फॉर एग्जांपल हम अज्यूम कर लेते हैं परसेंटेज ऑफ कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या फिर फिक्स्ड ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। वो कहता है कि हमने इस प्रोडक्ट पे इतना जो है ना वो चार्ज करना है, ग्रॉस प्रॉफिट या कास्ट जो है वो सेलिंग प्राइस के 90% तक होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर वो बेसिकली ये थोड़ी सी टेक्निकल टेक्निक है, इसमें मैं सिर्फ ओवरव्यू ही दूंगा। हम बहुत सारी इंडस्ट्री देखते हैं वो जो फॉर एग्जांपल मैंने एक कपड़ा बनाने की फैक्ट्री स्टार्ट की, मैं उस कपड़े से बाद में शर्ट्स बना रहा हूँ, ट्राउजर बना रहा हूँ और मुख्तलिफ इस किस्म की चीजें बना रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी शर्ट्स के ऊपर 20% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो और मेरी पैंट्स के ऊपर जो है वो 25% का जो है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो। या मैं दूसरी तरफ ये कह लूँ, फॉर एग्जांपल अगर सेल 100% होती है तो मैं चाहता हूँ कि 25% मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो, जीपी मेरा 25% हो, सेल्स होगी तो या तो फिर मेरी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी होगी अगर मैंने 25% ग्राफ 75%। ठीक है, तो मैं इस फार्मूले पे भी काम कर सकता हूँ कि मैं ये सोचता हूँ कि यार मेरी जो है सेल प्राइस इतनी हो और मैंने इतना प्रॉफिट लेना है तो मेरी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी है। तो इस प्रपोर्शन के हिसाब से भी, इस परसेंटेज के हिसाब से भी हम ये ज्वाइंट कास्ट को एलोकेट कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है, इसमें रिवर्स कैलकुलेशन को यूज करना पड़ता है। टोटल सेलिंग प्राइस में से फॉर एग्जांपल मेरी टोटल सेलिंग प्राइस है 2 लाख, ठीक है, एक प्रोडक्ट की, और मैंने इसके ऊपर जो है वो 50,000 प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो मेरी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1.5 लाख होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस 1.5 लाख को ज्वाइंट कास्ट में से इस प्रोडक्ट को दे देता हूँ। ठीक है, और इसी तरह दूसरी प्रोडक्ट बी को भी इसी तरह उसी प्रपोर्शन पे बेस के, यानी कि मैंने अपनी फिक्स ग्रॉस प्रॉफिट रखना है और इसी तरह या फिर हमने फिक्स एक कास्ट ऑफ गुड सोल्ड को एक फिक्स लेवल तक रखना है, तो हम इस बेसिस पे एलोकेट कर देते हैं। ये मैं आपको ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिकल टेस्टिंग थोड़ी सी मुश्किल है, तो वो भी मैं इंशाल्लाह किसी क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, इसी तरह अगर बुक खोलें उसमें देखें और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी बेसिस पे रैशनली ज्वाइंट कास्ट को 2 या 2 से ज्यादा ज्वाइंट प्रोडक्ट में एलोकेट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी टेक्निक्स थी हमारी ज्वाइंट प्रोडक्ट कास्टिंग की, कि हमने ज्वाइंट प्रोडक्ट की सिचुएशन में इनके ऊपर क्या कास्ट एलोकेट करनी है। अच्छा, मैंने बार बार यहाँ वर्ड यूज किया है कि ये जो एलोकेशन हो गई है तो ये जो कास्ट आ रही है, जो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये कास्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड है। होता ये है कि अगर हमने ये एक प्रोसेस स्टार्ट किया तो यहाँ तक कॉमन प्रोसेस था, यहाँ एक स्टेज आ गई जिसके बाद 2 प्रोडक्ट बन गई, प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट बी। ठीक है, तो यहाँ तक जो कास्ट लगी, इन कास्ट को मैंने कहा कि ये कॉमन कास्ट है या ज्वाइंट कास्ट है, ये मटेरियल लेबर एफओएस तीनों हो सकती हैं। ठीक है, ये मैंने उनकी मिसाल भी बताई, एग्जाम्पल भी बताई। हो सकता है कि यहाँ जब प्रोडक्ट्स अलहदा अलहदा हो गई तो ये अभी कंप्लीट नहीं है। ये क्या है, ये प्रोडक्ट ए ये कंप्लीट भी हो सकती हैं और इस प्रोसेस के एंड तक कंप्लीट नहीं भी हो सकती, यानी ये अलहदा अलहदा तो हो गई, क्लियर हो गई, लेकिन अभी भी ये रेडी टू सेल नहीं है, अभी भी इनके ऊपर फर्दर काम होने वाला है। तो हो सकता है इनके ऊपर फिर मजीद जो है
हमें फर्दर कास्ट एलोकेट करनी पड़े, तो हम क्या करते हैं, यार में था यार स्पेशल पिक्स, जी। तो हो सकता है कि इनको अभी रेडी शेप में लाने के लिए हमें इनके ऊपर मजीद काम करना पड़ सकता है, ठीक है। प्रोसेस आफ्टर स्प्लिट ऑफ पॉइंट, तो ये हो सकता है कि ये जब यहाँ अलग-अलग हो गई, पता लग गया ये प्रोडक्ट ए है, ये पता लग गया प्रोडक्ट बी है, लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है, तो हमें इन्हें कंप्लीट करने के लिए यहाँ मजीद प्रोसेस परफॉर्म करना पड़ सकता है, ठीक है। और जब हम प्रोसेस मजीद परफॉर्म करते हैं तो उसके बाद कोई स्टेज आएगी जब हमें पता लगेगा कि ये प्रोडक्ट ए जो है ये कंप्लीट हो गई है और ये प्रोडक्ट बी भी अब ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट ए थी और ये हमारे पास प्रोडक्ट बी थी। अब हमें पता लगा कि जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया तो इसके बाद या तो प्रोडक्ट फिनिश है या फिनिश तो नहीं है लेकिन अलग-अलग आइडेंटिफाइबल हो गई हैं, तो इसके बाद भी हमें यहाँ फर्दर प्रोसेस करना पड़ सकता है और उसके बाद जाके ये कंप्लीट होती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम यहाँ जो इनको ज्वाइंट कास्ट एलोकेट करेंगे, उस ज्वाइंट कास्ट के बाद जो फर्दर मटेरियल लेबर एफओएच लगेगा हम उसको भी ऐड करेंगे, तो तब हमारे पास जाके ये कंप्लीट जो उनकी कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगी प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, वो हमारे पास कैलकुलेशन होगी, ठीक है। तो लाजमी नहीं है कि जब स्प्लिट ऑफ पॉइंट आ जाए तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आ जाए वो कंप्लीट है, इसके बाद भी हमें फर्दर प्रोसेस करना पड़ सकता है, और अगर फर्दर प्रोसेस की कुछ कास्ट है तो वो इसकी कास्ट सेपरेटली है, सेपरेट है, इसकी सेपरेट है, तो हम ज्वाइंट कास्ट को एलोकेट करने के बाद इनकी सेपरेट कास्ट को इनको आइडेंटिफाइबल या सेपरेट कास्ट कहेंगे, इन दोनों कास्ट को हम बाकायदा इन प्रोडक्ट की कास्ट में ऐड करेंगे, तब हमारे पास फिनिश गुड्स जो है प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी इनकी कास्ट हमारे पास कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो ये थी हमारे पास टोटल ज्वाइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट की स्टोरी, और